हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रिचा पालनी और मैं फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ डीकेटी की इस इनिशिएटिव में, जिसमें नेशन बिल्डिंग में अपने टाइम को डोनेट करने की बात कही गई है। मैंने आपके लिए सबसे पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स की, और इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे उससे जुड़े हुए एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे और इससे पढ़ करके आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो होंगे कॉन्सेप्ट मैप ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जो अभी हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में नहीं कंप्लीट करा था, दैट इज ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। एंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट में मैं आपसे बात करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, चाहे वो आपके इंटेक्स क्वेश्चन हो या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, ताकि आप इजीली रिलेट करके चैप्टर्स को समझ के, उन क्वेश्चंस को समझ के बहुत अच्छे से तैयारी करें और जब भी कभी आपका कोई एग्जाम हो तो आप उसमें एक्सेल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है दो एग्जांपल्स, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स होते हैं, बस दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कोरोजन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स होता है, जबकि रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स का मतलब, जैसे आप सिल्वर के बारे में देखते हैं कि वो ब्लैक हो जाती है अगर आप उसको एक्सपोज करते हैं एयर में। अगर आप कॉपर को देखिए तो कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है। आयरन में अगर आप देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वाटर या मॉइस्चर और एयर का अगर एक्सपोजर होता है तो उसमें रस्टिंग होने लगती है। तो दिस रस्टिंग, दिस ग्रीन कोटिंग, दिस टर्निशिंग, ये सब आता है कोरोजन के अंडर। कोरोजन इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द मेटल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसको खराब करती हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेसेस हैं जिनसे आप ऑक्सीडेशन से उन मेटल्स को रोक सकते हो। सबसे कॉमन वन होते हैं ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग। लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल पे ऑक्सीडेशन को रोकना चाहते हो इन मेटल्स के, देन वी यूज गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वेयर एज रेंसिडिटी की बात हम करते हैं स्पेशली फूड सब्सटेंसेस में। ऐसे फूड सब्सटेंसेस जहाँ पे ऑयल और फैट्स का यूज होता है, तो उसमें अगर वो बहुत लंबे समय तक ऑयल या फैट्स एयर के एक्सपोजर में रहते हैं तो देन उनमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, एंड दैट इज टेस्ट। एंड जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है, एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज रेंसिड, बिकॉज ये जो प्रोसेस है इसका नाम है रेंसिडिटी। तो सिंपल सी बात है कि उन चीज़ों को अगर हमें रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करना है तो हमारे सिंपल स्टेप्स होते हैं, जैसे एयर टाइट कंटेनर्स में उनको रखना, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करना, या फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे बात करें, सो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे आप पोटैटो चिप्स खाते हैं या वेफर्स खाते हैं, तो जो इनके पैकेट्स होते हैं, आपको पता है कि उन सब के अंदर एयर होती है, बट वो एयर में ऑक्सीजन नहीं होती है, दैट बेसिकली इज नाइट्रोजन। एंड दैट नाइट्रोजन क्यों उस ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है? जस्ट बिकॉज टू प्रिवेंट दैट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ताकि वो जो भी चीज़ उसके अंदर है वो रेंसिडिटी ना हो पाए उसके अंदर। ठीक है, सो आई होप दैट आफ्टर दिस आप बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेंसिडिटी एंड कोरोजन समझ पाए होंगे, एंड ये भी समझ पाए होंगे कि ये दोनों किस तरीके से ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़े जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैप से। कॉन्सेप्ट मैप बेसिकली एक समरी होती है किसी भी चैप्टर की, जिसे मैंने इस कॉन्सेप्ट मैप में आपके लिए दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप इसमें चेक करो तो देखो, सबसे सेंटर में आपके चैप्टर का नाम लिखा होता है, और उसके बाद अगर आप एक एक उसके मेन टॉपिक्स देखिए तो ये वो सारे टॉपिक्स को कवर करता है जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़े होते हैं। जैसे सबसे पहले आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, फिर आपने ऑब्जर्वेशंस पढ़े कि भाई केमिकल चेंजेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम लोगों ने पुराने वीडियो में बात करी थी कि आप केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसके स्टेप। तो वो पहले वर्ड इक्वेशन होती है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम लोगों ने टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, वो भी आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले कॉम्बिनेशन है, फिर डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में आप देख रहे हैं कि 3 में उसको डिवाइड करा जाता है, थर्मल, फोटो एंड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये डायग्राम सिर्फ आपको एक हिंट देते हैं कि आप इससे रिलेट कर सकते हो कि एनसीईआरटी में जहां पे ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वहां पे आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप देख पा रहे हो, सो ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ की बात करी गई है, जिसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, वन इज कोरोजन एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी, और ये हम इस कॉन्सेप्ट मैप की ही बात पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट मैप बेसिकली रिवीजन के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल होता है। कॉन्सेप्ट मैप आपको आपके चैप्टर की एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समरी देता है। सो अगर आप इस कॉन्सेप्ट मैप को तैयार करो तो आपके रिवीजन के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। तो अब कॉन्सेप्ट मैप की तो हो गई प्रिपरेशन, समझ में भी आ गया, तो लेकिन अब बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट अभी भी वीक हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? यानी कि हमें क्यों जरूरत है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की बिफोर बर्निंग इन एयर? सो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर सो as to remove already formed magnesium oxide layer। होता क्या है कि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव मेटल होती है, तो ये रिएक्टिव मेटल तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले ही बना लेती है। तो जब अगर वो पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा तो वो आगे रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। इसलिए रिएक्शन शुरू होने से पहले हम उसको एक सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि ये लेयर हट के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रहे, मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो ये एक वर्ड इक्वेशन है। अब जब हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सो हमें लिखने होते हैं सिंबल, यानी हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे H2, क्लोरीन की जगह Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा HCl। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा भूल गए हैं आप 9th की ये HCl कैसे बनता है, सो H और Cl दोनों की वैलेंसी होती है 1। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला आपका निकल के क्या आएगा, HCl। नाउ बात आती है बैलेंसिंग की। सो बैलेंसिंग मुझे आपको अच्छे से एक बार और बताना था। बैलेंसिंग में आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने होते हैं हर एक एटम के। जैसे इस एलिमेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है, बट यहाँ पे दोनों के एक एक एटम है। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हमें इसको बैलेंस करना है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो वो रिएक्शन के बाद भी 2 ही होने चाहिए। आप उसे कम नहीं कर सकते ना ज्यादा कर सकते हैं। सो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे विद नंबर 2। लेकिन जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा कंपाउंड के आगे आना चाहिए। सो अब अगर हम इसकी बैलेंस इक्वेशन देखें सो ये आएगी H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। सेम ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सबसे पहले आते हैं इनके फॉर्मूला बनाना, क्योंकि वो सबसे कठिन है। बिकॉज अगर आपने फॉर्मूला गलत बनाया तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड दोनों ही गलत हो जाएंगी। सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, दोनों की वैलेंसीज लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो फॉर्मूला बनेगा BaCl2। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, फॉर्मूला बना Al2SO4 का होल थ्राइस। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। ना अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन है। यहाँ पे बेरियम 1 है, क्लोरीन 1 है, बेरियम यहाँ पे भी 1 है बट यहाँ पे क्लोरीन हो गए 3, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे SO4 बिकॉज रिएक्शन के बाद एज SO4 ही रह रहा है इसलिए हम इसको एज 1 यूनिट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल कितने दिख रहे हैं, 3, बट यहाँ पे ये कितने हैं, सिर्फ 1। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप मैथ्स में भी करते हैं कि अगर कोई वैल्यू 2 और 3 है तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि ताकि दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट कि नंबर इक्वल आ जाए। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको जब बैलेंस करेंगे तो हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी बैलेंस्ड वाली वो आएगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस 3BaSO4 2AlCl3। अब अगर आप इस केस में हर एक एटम्स को काउंट करोगे तो वो रिएक्शन के पहले और बाद में इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम प्लस वाटर फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन।
अगेन फॉर्मूला, सो सोडियम के लिए सिंबल Na लिखा जाता है, ना 2 लगाते हैं ना 3 लगाते हैं बिकॉज इट्स इन मेटल, सो आप सिर्फ Na लिखेंगे। वाटर का फॉर्मूला H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1। हाइड्रोजन के लिए सिंस इट्स अ गैस तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय H2। नाउ सेम फिर वही, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स सबके लिखिए, जो एटम्स आपके कम हो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिए। सो जो इक्वेशन यहाँ पे निकल के आई बैलेंस वाली वो आएगी 2Na प्लस 2H2O फॉर्म्स 2NaOH प्लस H2। सो इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल मतलब बेसिकली स्टेट का मतलब है कि कोई भी चीज किस स्टेट में मिलेगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। सो सॉलिड के लिए सिंबल हम S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G एंड एक्वस के लिए AQ। एक्वस का सिंबल मतलब होता है जब आप किसी कंपाउंड का वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तब आप उसके लिए स्पेसिफिकली एक्वस वर्ड यूज करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे जो आपके लिए हिंट है वो ये है कि सॉल्यूशंस वर्ड का मतलब है कि ये पानी में बने हैं और पानी में बनने की वजह से इनकी स्टेट हो जाएगी एक्वस, और बिकॉज बेरियम सल्फेट के आगे इनसॉल्युबल लिखा है दैट मीन्स वो इनसॉल्युबल होगा तो डेफिनेटली वो सॉलिड स्टेट में होगा। सो नेक्स्ट स्टेप आता है, पहले आप इसकी वर्ड इक्वेशन बनाइए तब फिर आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द बैलेंस्ड वन। सो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, दिस इज दी वर्ड इक्वेशन। जब आपने इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करा सो अगेन यू हैव टू रिमेंबर द वैलेंसीज, तो फॉर्मूला बनेगा BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ज्यादातर चीजें तो बराबर दिख रही होंगी, सिर्फ Na और Cl यहाँ पे डबल दिख रहे हैं जबकि यहाँ पे ये सिंगल है, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे 2, तो हमारी इक्वेशन पूरी वही रहेगी, बस हम इसके आगे क्या लगा देंगे 2। और साथ ही साथ बिकॉज हमें स्टेट भी डिफाइन करनी थी सो हम यहाँ पे AQ लिखेंगे। Na2SO4 भी आपका एक्वस सोल्यूशन ही है तो हम यहाँ पे भी AQ लिखेंगे। BaSO4 एक इनसॉल्युबल था इसलिए हम इसे सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे और NaCl को भी हम AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आपकी कहती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। सो अगेन सोल्यूशन टर्म्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आप इसकी स्टेट एक्वस लिखेंगे। सो सिंपल इक्वेशन है NaOH प्लस HCl फॉर्म्स NaCl प्लस H2O। रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, अगर आप काउंट करिए नंबर ऑफ एटम्स और आपको स्टेट लिखनी है तो आप सबकी स्टेट एक्वस लिखेंगे एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वाटर का अपने आप में क्या सोल्यूशन नहीं होता है कोई, तो आप इसकी जो स्टेट लिखेंगे वो L यानी कि लिक्विड लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर पेज नंबर भी डिफाइन करा है, सो इट विल बी इजी फॉर यू कि अगर आप उसको NCERT में ढूंढते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो किस पेज का क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 था कि एक सोल्यूशन, एक सब्सटेंस X का एक सोल्यूशन है जिसको यूज करा जाता है व्हाइट वॉशिंग में। सो आपको बताना है द नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। सो व्हाइट वॉशिंग आपकी सबसे बड़ी हिंट है जिसमें यूज करा जाता है क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला हो गया CaO। रिएक्शन विद वाटर जब आप इसके दिखाएंगे सो आपका क्विक लाइम से क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, और फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल टॉइस। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है आपकी और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, सो आप इसे क्या भी कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि इवन अगर आपसे क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया है फिर भी जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस आप हर इक्वेशन जो भी लिखते हैं या ट्राई करते हैं उसका टाइप जरूर पहचानें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount of the other, name this gas। so now activity 1.7 basically electrolysis of water वाली एक्टिविटी थी, या आप उसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन उसमें ये होती है कि H2O में जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो दो आपकी गैसेस मिलती हैं, वन इज H2 एंड वन इज O2। सो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला काम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, सो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद बनी 2H2O फॉर्म्स 2H2 प्लस O2, यानी कि इस प्रोडक्ट्स को देख करके ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे H2 का वॉल्यूम O2 के वॉल्यूम का क्या होता है, डबल। और इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जिस गैस के बारे में ये पूछ रहे हैं बिकॉज वो डबल प्रोड्यूस हो रही है, सो वो है H2
जो ऑक्सीजन के हिसाब से डबल आपकी टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 13, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सो एक बहुत कॉमन एक्टिविटी भी है, बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट भी होता है क्लास 10th में, कि अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन की नेल डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, कलर चेंज क्यों होता है। सो रिएक्शन सिंपल है, बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहां पे आयरन एक बहुत रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो वो इस कॉपर को यहां से रिप्लेस करके अपने आप को एड ऑन कर देता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है आयरन सल्फेट। अब बिकॉज कंपाउंड ही चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसका कलर चेंज होगा। सो कलर ब्लू से ग्रीनिश या ऑलमोस्ट कलरलेस आप जिसे कह देते हो कई बार, या डी कलराइज कह देते हैं आप। सो ये फर्क आया सिंपली बिकॉज ऑफ द रिएक्शन कि Fe plus CuSO4 forms FeSO4 plus Cu. So this is the reason for this. Next, question number 2, give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. So 1.10 में आपकी जो एक्टिविटी एनसीईआरटी में दे रखी है उसके अलावा आपको कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। सो मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन ली है, आप कोई और भी ले सकते हैं। सो बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो सबसे जरूरी इन दोनों के फॉर्मूले लिखना। सो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं आपको खुद दिख रहा है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। सो Ag कंबाइंस विद Cl एंड Na कंबाइंस विद NO3। सो आपका प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करी थी, मैंने तभी आपसे कहा था कि हम इससे रिलेटेड कई सारे और क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के। सो इस क्वेश्चन में आपको दोनों इक्वेशंस को देख करके कि पहले में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ये बताना है और दूसरे में कौन रिड्यूस हो रहा है ये बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें अगर आप बहुत क्लियरली देखो जो मैंने आपको हिंट समझाई थी, दैट Na+O2 फॉर्म्स 2Na2O। एंड अगर हमें इसमें से बताना है दैट विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, सो Na में रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का एड ऑन हो रहा है। सो यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का आंसर हो जाएगा Na। एक इसमें हिंट मैंने ये भी बताई थी कि जब भी आपसे कोई ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस सब्सटेंस पूछता है तो आपका आंसर हमेशा किस साइड से आएगा, रिएक्टेड साइड से। ठीक है, कभी भी आंसर प्रोडक्ट साइड से आप नहीं देंगे। सो ये हिंट है कि अगर आपको पता करना है तो आप रिएक्टेंट साइड से ही आइडेंटिफाई करिए। सेकेंड क्वेश्चन में CuO plus H2 फॉर्म्स Cu plus H2O। सो अगर हम इसमें देखें तो CuO था रिएक्शन से पहले, बट रिएक्शन के बाद ये चेंज होके बन गया Cu। सो अगर हमें रिड्यूस्ड का पूछना है तो हमारा आंसर होगा CuO। अगर इसमें ऑक्सीडाइज पूछता तो हमारा आंसर होता H2, बट सिंस यहाँ पे रिड्यूस की ही बात करी गई है सो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें CuO। तो अब बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो आपको पेज नंबर 14, 15 एंड 16 में मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एक MCQ जिसमें वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। सो आपके लिए बहुत जरूरी है ये देखना कि वहां पे वो आपसे इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ना कि करेक्ट के बारे में। इक्वेशन है 2PbO plus C फॉर्म्स 2Pb plus CO2 एंड आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। lead is reduced, CO2 is getting oxidized, carbon is getting oxidized, this is oxidized, lead is getting reduced। सो इन ऑप्शन से पहले जो हमें अपना पहले एक ट्रिक पता है हम उससे पहले सॉल्व करेंगे। सो PbO में रिएक्शन के बाद Pb बच रहा है, दैट मीन्स इसमें से O निकल गया, यानी कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और कार्बन में O जुड़ गया आफ्टर द रिएक्शन, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर मुझे ये ऑप्शंस नहीं भी पता होते सो आई नो कि इस रिएक्शंस में या इस इक्वेशन में PbO इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सो हमारा काम है पहले हम करेक्ट वाले को देख लेंगे। सो हमारा C एंड D इज दिस इज लेड ऑक्साइड। सो C एंड D हमारा मैच कर रहा है जो हम लोगों ने बोला। सो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कि A और B जो ऑप्शंस होंगे वो आपके क्या होंगे, इनकरेक्ट। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज A एंड B दोनों ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, सो हमारी यहाँ पे जो टिप है जो ध्यान रखनी है, दैट्स द हिंट, दैट ऑक्सीडाइज्ड हो या रिड्यूस सब्सटेंसेज हो दैट विल ऑलवेज बी ऑन द रिएक्टेंट साइड। सो हमें रिएक्टेंट साइड्स को ही देखना चाहिए, वहीं से हमारा आंसर आएगा फॉर दिस काइंड ऑफ
क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ इक्वेशन Fe2O3 plus 2Al forms Al2O3 plus 2Fe. It is an example of, और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमारी यहाँ पे जो टिप थी वो ये थी कि अगर कोई आपको एक एलिमेंट नजर आए या कोई मेटल और एक कंपाउंड नजर आए तो वो हमेशा कैसी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर यहाँ पे 2 कंपाउंड्स होते देन इट बिकम्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अच्छा, आयरन फिलिंग्स होता क्या है, बेसिकली स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन है, तो होगा क्या अगर आपसे पूछे। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपका काम होता है जस्ट टू राइट एन इक्वेशन की होगी क्या। सो आयरन के लिए आप यूज करेंगे Fe सिंबल एंड हाइड्रोक्लोरिक HCl सिंबल आपको पता ही है। सो देन जब ये रिएक्शन होगी, सो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव वो H को यहां से हटाएगा एंड इट विल फॉर्म FeCl2 प्लस H2। सो यानी कि आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इसमें से अगर आप देखिए, सो ऑप्शन नंबर A इज क्वाइटली मैचेस विद योर आंसर। सो दैट इज A, इसका सही जवाब होगा, दैट इज H2 गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका एक सिंपल आंसर है दैट बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पे, अगर आप पूछेगा किस लॉ पे डिपेंड है, सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये कहा जाता है कि रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो टोटलिटी में वो इक्वल होता है और इसीलिए हम जब रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें वर्ड इक्वेशन से पहले केमिकल इक्वेशन बनानी होंगी और फिर उनको बैलेंस करना होगा। सो फर्स्ट इक्वेशन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अच्छा, अब इसमें बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन इसके लिए भी सिंपल हिंट्स आपके लिए क्या है, जहां पे वर्ड कंबाइंस लिखा हो तो कंबाइन मतलब ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स होंगे। सो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपके हो गए रिएक्टेंट, एंड कहीं पे लिखा हो टू फॉर्म, टू प्रोड्यूस, टू गिव, सो वो उसके बाद जो भी कुछ लिखा होगा दैट विल बी योर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे अमोनिया इज दी ओनली प्रोडक्ट। सो हमने सिंबल्स लिखना शुरू करा, हाइड्रोजन के लिए H2 बिकॉज इट्स अ गैस, अगेन नाइट्रोजन के लिए N2 एंड अमोनिया के लिए यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज NH3। सो अब इसको बैलेंसिंग करने की बात है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए तो यहाँ पे 2 ही हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, बट यहाँ पे N 1 है और H 3 है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब N यहाँ पे 2 हो गए, हाइड्रोजन अब हो गए 6, N तो हो गए बैलेंस, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सिर्फ 2 है, यानी हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, विद 3। सो इट विल ऑल्सो बिकम 6। सो हमारी जो नई इक्वेशन आएगी बैलेंस्ड वन होगी 3H2 प्लस N2 फॉर्म्स 2NH3। सेम ऐसी सेकेंड बी पार्ट है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो बर्न्स इन एयर में यानी कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, बर्न्स इन एयर मीन्स O2, टू गिव दैट मीन्स प्रोडक्ट की बात होगी वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फिर से वही बात, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे उनको बैलेंस करिए तो आपकी जो बैलेंस इक्वेशन आएगी वो आएगी 2H2S प्लस 3O2 फॉर्म्स 2H2O प्लस 2SO2। बैलेंसिंग थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस मांगता है, सो कोशिश करिए कि आप जब भी बैलेंसिंग करें तो आप एक साथ एटलीस्ट 3 से 4 इक्वेशंस ट्राई करिए ताकि आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सके। थर्ड पार्ट है इसका, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। सो टू गिव से पहले वाले आपके रिएक्टेंट है, सो BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस। टू गिव के बाद वाले आपके प्रोडक्ट्स हैं AlCl3 प्लस BaSO4। रिएक्शन को बैलेंस करिए तो आपकी रिएक्शन बैलेंस होकर के आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर्मूला विद सिंबल K प्लस H2O फॉर्म्स KOH प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सो बैलेंस करेंगे तो आपकी आ जाएगी 2K प्लस 2H2O फॉर्म्स 2KOH प्लस H2O।
ज्यादातर क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आप ले लीजिए, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आपको दिख रहे हो ये भी बैलेंसिंग में है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 भी बैलेंसिंग पे है। सो बैलेंसिंग आपको कहीं ना कहीं मेजोरिटी में सीखनी है, बिकॉज बैलेंसिंग अगर आप 10th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट अगर आप कहीं पे भी रिएक्शन सब लिखते हैं 10th में, सो दैट हैज टू बी बैलेंस्ड। सो ये फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन है, सो आपको उसको बैलेंस करना है। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए, दोनों तरफ कम ज्यादा जैसा भी आपको दिख रहा है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा एटम के आगे लगाना है, बस ये याद रखिए। सो ये है क्वेश्चन नंबर ए पार्ट इसका, एंड दिस वन इज बी। सिमिलरली ये सी पार्ट है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जैसे इस इक्वेशन में अब जब आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर रहे हैं सो सब इक्वली आ रहे हैं, सो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में है, सो आप इसको खुद ट्राई करके देखिएगा। इन 8 में दे ऑल्सो आस्किंग यू द टाइप ऑफ रिएक्शन। सो टाइप ऑफ रिएक्शन में आप सिंपल हिंट याद रखिए, जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है सो देन इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर एक रिएक्टेंट है देन इट बिकम्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर सिंगल एलिमेंट और एक कंपाउंड है देन इट बिकम अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो उन हिंट्स को यूज करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स आए या कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो सिंपल टर्म से ही आपको समझ में आता है, थर्मल मीन्स एनर्जी और द हीट, एंड एक्सो मतलब बाहर। सो इफ द हीट इज रिलीज्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ रिएक्शन तो देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। इफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और द हीट इज एब्जॉर्ब्ड देन इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन्होंने क्वेश्चन इसके एग्जांपल्स भी मांगे हैं। सो एक्सप्लोजन इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेयर इज एंडोथर्मिक में आप कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले सकते हैं या मेल्टिंग ऑफ आइस ले सकते हैं, वेयर द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तभी वो मेल्ट होता है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है दैट व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So during respiration, energy is absorbed to break glucose into simpler substances. Hence, it is considered to be an exothermic reaction. So simple सी बात है, respiration में भी जब आप एक complex substance को simple substances में break करते हो तो वो तभी possible होता है जब आप उसको heat provide करते हैं. So again, heat absorb हो रही है to break that compound. So that is why it is considered as endothermic reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है दैट व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड राइट इक्वेशन। सो एक जनरल जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था, सो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ सैंपल कि अगर मैं कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको इसमें दिखा रही हूँ, सो आप देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज बन रही है और डिकम्पोजिशन में यहाँ यही चीज ब्रेक हो रही है। सो एक में बनना और दूसरे में ब्रेक होना, सो ऑब्वियसली ये अपोजिट ही होगा। और डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स उन्होंने पूछे तो आप कोई भी यू कैन राइट एनी टू, बट सिंस हमें यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट लिए सो मैंने ये 2 ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपको याद हो तो यही 3 टाइप की आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती थी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल याद करना है। सो लाइक पहले वाली होगी थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है फोटो डिकम्पोजिशन और थर्ड है आपकी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। सो यही 3 हमने इक्वेशंस उसको जब पढ़ा भी था उस टॉपिक को तब भी हमने करा था। सो आप कुछ नया याद करने से अच्छा है कि जो आपको पहले याद है आप उन्हीं की रिवीजन करिए सो दैट कि आपको वो अच्छे से याद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे एक रिएक्टिव सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस करता है, वो भी उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कंपाउंड होते हैं और दोनों अपने आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया Fe plus CuSO4 फॉर्म्स FeSO4 plus Cu, जो भी हम लोगों ने आयरन नेल वाला क्वेश्चन करा था। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आप एक सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ले सकते हो, दैट इज BaCl2 plus Na2SO4 फॉर्म BaSO4 plus 2NaCl। सिंपल इक्वेशन है जो हम लोग कई बार अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रस्टिंग ऑफ सिल्वर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। तो उन्होंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि जब आप सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं तो सिल्वर के नाइट्रेट सोल्यूशन की बेसिकली रिएक्शन होती है कॉपर के साथ। तो आपको ये इक्वेशन
लिखनी है। सो सिंपल इक्वेशन है, सिल्वर नाइट्रेट लिखो प्लस कॉपर का सिंबल Cu, सिंस इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag. So that's how this Ag will be removed or refined. Next, question number 15. What do you mean by a precipitation reaction and give examples? So precipitation reaction is basically a double displacement reaction जहाँ पे आपका एक insoluble substance form होता है and that is called as precipitate. So simple फिर से वही equation है and precipitate के लिए हम यहाँ पर हमेशा arrow नीचे की side लगाते हैं and this is a white PPT जो हमें इस reaction को करने पे मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इन्होंने स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से पूछा था. सो अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है सो देन इट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. सो कोई भी एग्जाम्पल्स बताने थे तो आई हैव रिटन 2 here एंड 2 here. सो आप देख सकते हो कि पहले Na था, रिएक्शन के बाद Na2O बन गया, Mg था, MgO बन गया. तो यानी कि O का एडिशन हुआ, सो दैट मीन्स इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन में ऑलरेडी ये ऑक्साइड्स थे एंड बाद में चल के ये सिर्फ मेटल रह गए, दैट मीन्स उसमें से ऑक्सीजन निकल गया. सो देन दे विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन द एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर. नेम द एलिमेंट एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड. सो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज कॉपर. तो जब आप उसको हीट करते हो तो बेसिकली वो बना लेता है कॉपर ऑक्साइड. सो यहाँ पे X और कंपाउंड और रिएक्शन पूछा था. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. तो जब हम लोगों ने कोरोजन की बात करी थी तब हम लोगों ने बहुत क्लियरली ये बात मैंने कही भी थी आपसे कि पेंट, ऑयल, ग्रीस, दीज आर द वेरी सिंपल मेथड जिसके थ्रू आप आयरन के आर्टिकल्स को या ऑब्जेक्ट्स को कोरोजन से बचा सकते हैं. सो जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द रस्टिंग आप इसको यूज कर रहे हैं. सेम ऐसे अगर आपसे कोई पूछा है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, ये भी मैंने उस टॉपिक पे डिस्कस करा था कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनको उसमें गैस फिल करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं. इन प्लेस ऑफ दैट वी यूज नाइट्रोजन एंड सिंपल रीजन है जस्ट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब जस्ट टू प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. तो अगर आपको वो नहीं करना है इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. सो कोरोजन एंड रेंसिडिटी डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, बट अगर आपसे कोई शॉर्ट में मैं अभी बात करूं, सो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज कोरोजन. एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने आपको बताया था टर्निशिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये हम लोगों ने बात करी थी. एंड रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, और इसमें एक अनप्लीजेंट आपको टेस्ट एंड स्मेल आती है जिसे आप रेंसिड टेस्ट कहते हैं. एंड इसको प्रोटेक्ट करने के हमने तरीके बताए थे, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट्स हो, चाहे वो वैक्यूम पैकेजिंग हो, चाहे नाइट्रोजन का यूज हो. सो दीज ऑल कम अंडर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So that's all for this NCERT questions of this chapter. I hope कि आपको ये बातें समझ में आई और आप अब इनमें से कोई क्वेश्चन अगर करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस और वेट करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो का. तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और इस चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़िए और समझिए.